अभी करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट, देखते हैं किस तरह से आपकी तैयारी है। इन द लाइट ऑफ फॉर्मेट फॉर एक्शन रिसर्च पिक द करेक्ट ऑर्डर। एक्शन रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं, साइक्लिक रिसर्च होती है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट की बात करते हैं। अब करके दिखाओ कि ये ऑप्शंस हैं नीचे, अगर ऑप्शंस दिख रहे हैं तो ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सी डी ए ई बी, ये दिख रहे हैं ऑप्शन सभी को। आपको बताना है एक्शन रिसर्च में करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। हाँ, वेट कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से करिए कविता मैम, आराम से आंसर करिए, आराम से आंसर करिए। ऑप्शन आप सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सी डी ए ई बी। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन है सी डी ई, यानी सी डी ए ई बी, ये तो है फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सी ई डी बी ए, ये कह रहा है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सी बी ई ए डी, ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सी ए बी ई डी, ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सीक्वेंस ठीक होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, कौन सा होगा। अब ऑप्शन समझ में आ गए भाई सभी को? अरे बोलो तो सही प्लीज। पूछा है एक्शन रिसर्च का करेक्ट ऑर्डर आपको पिक करना है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फटाफट बताइए प्लीज, ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा, हर क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो। मेरी आवाज आ रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीता दास जी ने राइट आंसर सही किया है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, थर्ड, दैट विल बी सी बी ई ए डी, राइट आंसर ये होगा। वेरी नाइस। जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो पहले क्या होता है, याद होगा, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये करते हैं, PAOR, अगर आपको सबको याद है तो इसके अंदर सबसे लास्ट में तो अपना क्या आता है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट आता है, यानी कि जो सजेशंस आते हैं सबसे लास्ट में आएंगे, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। तो डी सबसे लास्ट में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, डी सबसे लास्ट में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। और इनमें सबसे पहले क्या आएगा, जो आपका इंट्रोडक्शन है, यानी है ना, नहीं नहीं, ये प्लान एक्शन रिसर्च के बारे में बात कर रहा है कविता मैम। बेसिकली ये एक्शन रिसर्च प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट वाली में तो सजेशंस देते हैं हम एक्शन करके, ठीक है, यही तो ध्यान रखना था। और इसमें सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी हमारे क्या है, ये तो सबसे पहले दिख ही रहा है, सी आएगा। उसके बाद इस प्रोसेस से काम करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है इसमें, है ना, क्योंकि ये प्लान करके ये हमने एक्ट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आए। उसके बाद में क्या हुआ, अब उसका इम्पैक्ट देखेंगे, है ना, ऑब्जर्व करेंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंटरवेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि क्या प्रभाव आ रहा है। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, पूरी व्याख्या होगी, और फाइनली हम सजेशन देंगे। तो राइट आंसर CBEAD है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जहां आपको प्रॉब्लम आए बता देना। इधर है सोर्स क्रिटिसिज्म, यानी कि जो स्रोत, सोर्स के तौर पर क्रिटिसिज्म, यानी कि स्रोत की आलोचना। पॉजिटिविज्म, ये तो इंग्लिश में आप पढ़ते ही हो, यानी कि प्रत्यक्षवादी। इंटरप्रेटिविज्म, व्याख्यात्मकता। और पोस्ट पॉजिटिविज्म, पश्च प्रत्यक्षवादी, क्या है,
सोर्स क्रिटिसिज्म, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये ऑप्शन है। और इधर है अप्रोच। आप सब मैच कर पाओगे इसको ना? कोई हिंदी इंग्लिश में तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं है। इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट करें। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट करिए, सारे के सारे आंसर करो प्यारो। तो राइट आंसर इसका थर्ड ही होगा। ए का 3 होगा, यानी कि सोर्स के तौर पे क्रिटिसिज्म, यानी कि द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड द क्वालिटीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति हो रही है उसी उसी पे सोर्स हो गया। और पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म सिर्फ आंकड़ों की बात करता है, ह्यूमन एरर की बात नहीं करता है ना। ये तो कहता है कि सब कुछ अगर 100% जान सकते हैं, अगर सफिशिएंट मात्रा में आंकड़े हो, तो ह्यूमन इंटरेस्ट आर इररेलेवेंट बोल दिया यहाँ पे। और इंटरप्रेटिविज्म का मतलब होता है ये व्याख्यात्मकता, द ऑब्जर्वर इज द पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्या अवलोकित हो रहा है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपको कहता है कि 100% सच को नहीं जाना जा सकता, किसी भी तरह का एरर आ सकता है, यानी कि रियलिटी कांट बी नॉन विद सर्टेनिटी, इसका राइट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी पिक द करेक्ट ऑर्डर। वैज्ञानिक जांच की विधि के प्रकाश में सही क्रम को चुने। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। फर्स्ट ऑप्शन है ए सी, सुन लो अगर नहीं दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सी बी ई डी, सेकंड ऑप्शन है बी सी ए डी ई, थर्ड ऑप्शन है डी ए सी ई बी, और लास्ट ऑप्शन है सी ए डी बी ई। तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी में आंसर ना करें, सोच समझ के आंसर करें, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर फोर्थ होगा। वेरी नाइस, सी ए डी बी ई। क्योंकि अगर हम सबसे पहले साइंटिफिक इंक्वायरी में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉब्लम तो उठाएंगे ना, कि किस प्रॉब्लम पे काम करना है। पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करते हैं। आपको कितनी बार बताया, इसको जिसने गलत करा है ना वो खुद को रैप्टा मार लोगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करने के बाद हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और लास्टली हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी उसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे हाइपोथेसिस में, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी यहाँ पे। तो राइट आंसर सी ए डी बी ई हो गया। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। क्या ये सब ठीक है? सही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो भाई, चलूं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? फटाफट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सर चलो, चलो सर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 100% ठीक करोगे आप लोग। क्या है? ए ट्रू जीरो पॉइंट इज द फीचर ऑफ, ये तो सबको ही पता है, कौन से स्केल का जीरो है वो ट्रू जीरो होता है ना। सबको पता है ये तो। कौन से का होता है सर? रेशियो स्केल का होता है। ये क्या हमें ये भी नहीं पता क्या? और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, अगर याद है तो? इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, बोलो एग्जाम्पल क्या लिया था? नीलेश जी लेट आए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन चले गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले गए पीछे, बहुत ज्यादा उनको करना, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके एग्जाम्पल क्या बात करी थी बताओ? इसके एग्जाम्पल क्या बता था ट्रू जीरो के? याद है आप लोगों को ट्रू 0 के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? ट्रू जीरो के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? याद है आप लोगों को ट्रू जीरो के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? याद है आप लोगों को ट्रू जीरो के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? याद है आप लोगों को ट्रू जीरो के क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे?
बता दो भाई। क्या बात करते हो, हाइट वेट की बात नहीं करी थी? हाइट है, वेट है, हैं? एब्सोल्यूट जीरो की बात करी थी कि नहीं करी थी? अरे कुछ तो बोल लो। और टेम्परेचर किसका एग्जाम्पल पढ़ा था आपने? टेम्परेचर पढ़ा था। तापमान, टेम्परेचर किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? हम्म। बोलो बोलो। टेम्परेचर एब्सोल्यूट का थोड़ी था यार। ट्रू जीरो तो एब्सोल्यूट ही होता है। वो टेम्परेचर एज्यूम जीरो होता है नीलेश जी, क्या बात कर दी आपने। वो एज्यूम जीरो होता है टेम्परेचर, अगर आपको याद है तो। टेम्परेचर एज्यूम जीरो, एज्यूम करते हैं हम जीरो को इंटरवल स्केल में। एब्सोल्यूट और ट्रू तो एक ही बात है ना। नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टाइप वन एरर किसको बोला था हमने? जब हम इसको अल्फा एरर भी बोलते हैं, और एक टाइप टू एरर, हम बीटा एरर की बात कर रहे हैं। जब हम हाइपोथेसिस को, है ना, डिटेल में पढ़ते हैं, तब ये बताया था आपको टाइप वन एरर किसको बोलेंगे। टाइप वन त्रुटि किसको बोलेंगे? जब हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है, ट्रू है, और उसको हम रिजेक्ट कर दें। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं जब यह सत्य हो। तो इस तरह की एरर को हम टाइप वन एरर बोलते हैं। सत्य होते हुए भी हमने उसको क्या किया, अस्वीकार किया। दैट विल बी टाइप वन और अल्फा। हाँ, अल्फा एरर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपका दिमाग चल रहा है। क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग ए सर्वे फॉर रिसर्च। शोध के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने के चरणों को व्यवस्थित करें। कंडक्टिंग ए सर्वे फॉर रिसर्च, अरेंज द स्टेज ऑफ कंडक्टिंग। शोध के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने के चरणों को व्यवस्थित करें। पहला चरण कौन सा आएगा, सेकंड चरण कौन सा आएगा? अगर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है ए बी। आप अपना ऑप्शन लिखो कि क्या आएगा, बात खत्म। क्या आएगा? पायलट टेस्टिंग है पहले, फिर डिजाइनिंग है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनियर है, फिर एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स है। सोचिए क्या आएगा। सर्वे रिसर्च आप कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हम्म। ऑप्शंस नहीं समझ आ रहे तो बता देना। पहला ऑप्शन है ए बी डी सी, आप किसी पेज में लिख सकते हो। पहला ऑप्शन है ए बी डी सी। सेकंड ऑप्शन है ए बी सी डी। थर्ड ऑप्शन है ए सी बी डी। और लास्ट ऑप्शन है बी ए सी डी। ये लास्ट ऑप्शन है। तो बताओ क्या आंसर होगा जब हम सर्वे रिसर्च करते हैं? मैं ऑप्शंस दोबारा बोल रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी डी सी। सेकंड ऑप्शन है ए बी सी डी। और थर्ड ऑप्शन है ए सी बी डी। लास्ट ऑप्शन है बी ए सी डी। ये है। समझ में आ गए ऑप्शंस? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? वेरी नाइस, लास्ट ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले बी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा। ये ऑप्शन है वो राइट है। ये राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्यों होगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन ईयर का डिजाइन करेंगे, क्योंकि सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे करने में सबसे पहले डिजाइनिंग करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। डिजाइनिंग करने के बाद हम पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं कि भी बिल्कुल यहाँ ये लागू होगा नहीं, फिजिबिलिटी है कि नहीं, पायलट प्रोग्राम चलाते हैं। और फिर हम क्वेश्चन ईयर का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जो भी उनका रिस्पॉन्स आया है क्वेश्चन ईयर में, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर बी ए सी डी हो गया।
समझ में आया? अरे बोलो। सर्वेक्षण शोध, जब हम सर्वे करते हैं, और हमने इसको कहाँ पढ़ा था? जब हम रिसर्च पढ़ रहे थे बहुत ज्यादा तरह की, तब अब इसमें बात की थी सर्वे की। अपने डेली लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड भी रहता है। वो कभी भी रिकॉर्डेड अपने जब तक वैलिडिटी है कितनी बार बैच को या क्लासेस को देख सकता है। और आपको कहां ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है SWMG के नाम से, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ रहते हो पता नहीं सर, हम यहीं रहते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको सही से दिखने चाहिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है? मात्रात्मक का, क्वांटिटेटिव का। और नीचे ऑप्शन है, मैं एक बार ऑप्शन बोल देता हूं, आराम से सुनिए। पहला ऑप्शन है ए, डी और ई। फर्स्ट ऑप्शन है ए, डी, ई। सेकंड ऑप्शन है बी, डी और ई। थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी। लास्ट ऑप्शन है सी, डी और ई। और आपसे पूछा है कि कौन सा किस में है। बेसिकली ये आपसे पूछा है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, मात्रात्मक में। तो हम बात करते हैं, देखो 1-to-1 इंटरव्यू मात्रात्मक में नहीं हो सकता, ये क्वालिटेटिव में होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है। और एक फोकस ग्रुप होता है, वो भी आपको पता है, हमने डिटेल में बात करी थी, ये भी क्वालिटेटिव का होता है। संकेंद्रित समूह पे ध्यान देते हुए काम करते हैं। तो ए और सी कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो ए फर्स्ट ऑप्शन में है, ये नहीं आएगा। सी सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया, दैट इज बी, डी और ई। क्या हो गया? बी, डी और ई इज द राइट आंसर। ठीक है। यानी कि सर्वे रिसर्च क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है, को रिलेशन रिसर्च हो गया, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी, डी और ई हो गया। बहुत बढ़िया। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो कि ये तो होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंसिंग स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली नहीं है? कौन सी रेफरेंस की स्टाइल नहीं है? नीचे लिखी हुई है। आपसे पूछा है कि रेफरेंस की स्टाइल कौन सी नहीं है? नहीं है। रेफरेंस की स्टाइल कौन सी नहीं है? करो क्वेश्चन, कौन से रेफरेंस नहीं पढ़ते हम? करो वो याद सब चीजें। कौन सा रेफरेंसिंग का स्टाइल नहीं है? याद करो। वैंक्यूअर तो हम पढ़ते हैं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन है, पहला है सी और डी, सेकंड ऑप्शन है सी, डी और ई, थर्ड ऑप्शन है डी और ई, और फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। फर्स्ट है सी और डी, सेकंड ऑप्शन है सी, डी और ई, थर्ड ऑप्शन है डी एंड ई, और फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है रेफरेंस स्टाइल, ये पूछा है। तो बेसिकली इसमें कैम्ब्रिज रेफरिंग स्टाइल नहीं है, एक तो ये नहीं है, और एक न्यूयॉर्क रेफरेंसिंग स्टाइल, ये दो नहीं है। तो सी और डी यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, और वैंक्यूअर की तो हम बात करते करते थक गए। हार्वर्ड और ये है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, releases such as fingerprint are considered credible by which of the following research methodology? उंगलियों के निशान जैसे अवशेष निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति द्वारा विश्वसनीय माने जाते हैं? Releases such as fingerprints are considered credible by which of the following research methodology? ये फिंगरप्रिंट्स जैसा है ना, और निशान जैसे अवशेष हैं, रिलीसिस की बात हो रही है, तो पता ही है हिस्टोरिकल होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो ऐतिहासिक है जब अवशेष की बात हो रही है। ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बेसिकली सैम्पलिंग से क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं लिखी है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। ये है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आप मेरे से सुन लो एक बार, हिंदी वाले स्टूडेंट। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को स्त्रीकृत बोलते हैं, आपको सबको याद है, स्त्रीकृत सैम्पलिंग बोलते हैं। स्त्रीकृत है ना, लेयर वाला जो हम बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हम प्रायिकता सैम्पलिंग बोलते हैं। सिस्टमेटिक को सिस्टमेटिक बोलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी को गैर प्रायिकता सैम्पलिंग बोलते हैं। देखो, स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्त्रीकृत सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक, नॉन प्रोबेबिलिटी गैर प्रायिकता। इसमें कह रहा है लिस्ट मैच करना है। पहले में कह रहा है कि सिलेक्ट एवरी फर्स्ट आइटम ऑन ए लिस्ट। इसमें पहला आइटम चूज करते हैं, आपको बताना है कौन सी के साथ मैच करोगे। दूसरा कह रहा है पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशन दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजीनियस। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को अलग अलग सब डिवाइड करते हैं जो हर एक स्टेटा में इंडिविजुअली होमोजीनियस यानी कि समांगी होता है। थर्ड है एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स है इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजिंग इन द सैंपल। इसमें कह रहा है कि एवरी सैंपल है वो इक्वल चांस रखता है। और लास्ट में कह रहा है प्रोसेसर विच डजंट अफोर्ड any basis or estimate the probability that each item of population has chance of being included induced in the sample। ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बताओ क्या होगा। इसमें डजंट अफोर्ड है लास्ट वाले में, तो क्या ऑप्शन होगा? आराम से सोचो। अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया है तो रैप्टा खाओगे और कुछ नहीं। इसमें राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। मिश्रा जी आप क्या कर रहे हो? मिश्रा जी आप बड़े आंसर गलत करते हो भाई। मिश्रा जी जल्दी, क्या है मिश्रा जी? इसमें राइट आंसर थर्ड है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बारे में बात करी थी हमने, लेयर्स बनाई थी, अगर आपको याद है तो। ए का 2 आएगा और ए का 2 मिलाते ही आपको पहला याद हो जाएगा। लेयर नहीं बनाई थी हमने, 20 साल 25 साल और 30 साल का एग्जाम्पल लिया था। विद इन लेयर होमोजीनस पॉपुलेशन होती है, ये बात करी थी। और सर्टिफाइड करते हेट्रोजीनस के लिए है, ये बात करी तो थी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एवरी आइटम इक्वल चांस है प्रोबेबिलिटी में, बी का 3, बहुत सिंपल है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में पहला नंबर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको याद है तो सी का 1 हो गया। और डी का तो ये नॉन प्रोबेबल के सामने मैच किया हुआ ही है कि एवरी चांस इक्वल चांस नहीं है। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो अच्छी बात नहीं है। मिश्रा जी पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? बताओ, सच्ची सच्ची बताना, बताओ बताओ, बोलो रे बोलो। सर मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो कर रहे हैं तो आप बहुत क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ। आप जल्दी मत करें, रिलैक्स होकर क्वेश्चंस का आंसर करें। कोई भागा दौड़ नहीं है, कोई ट्रेन नहीं निकल रही है हमारी। बहुत रिलैक्स हो, चित्त को शांत रखते हुए क्वेश्चंस करो। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, है ना, कि कितने क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन से भी यहाँ 4 क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, एक क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फायदा क्या हुआ? जैसे आपने एक दिन मेरे को कहा था, अगर आपको याद है तो, एक क्लास में, कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। ये कहा था ना अनुराग मिश्रा जी आपने, ये बात हुई थी अपनी। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन से? जब हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो ना, एक एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्लीज हर क्वेश्चन को सही करने की सोचें। क्वांटिटी से कोई फायदा नहीं है, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, क्वालिटी क्या होती है? ये 2 स्टेटमेंट है, आप समझिए और करिए। पहला कह रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स यूज अवेलेबल रिस्पोंडेंट एंड नो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर इज फॉलोड। गैर संभाव्यता नमूने उपलब्ध उत्तरदाताओं का उपयोग करते हैं और किसी विशिष्ट चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। स्टेटमेंट 2, इट इज ए फैक्ट दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। यह एक तथ्य है कि गैर संभाव्यता नमूने जनसंख्या विशेषता को सटीक रूप से दर्शाते हैं।
अब आराम से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए विदाउट एनी जल्दी। अरे क्या इंग्लिश है सर, ठीक है, विदाउट इन एनी हरी करिए क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, समझिए। सभी लोग आंसर करें, आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स आंसर करें। इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, मीन्स इसमें थर्ड ऑप्शन इज द राइट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपको पता है जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है, उसके अंदर रिस्पोंडेंट एंड नो स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस इज फॉलो। अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो कर सकता है, कोई स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ए फैक्ट दैट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इसका मतलब कोई प्रोबेबिलिटी खराब थोड़ी है उसकी। तो राइट आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिए, ये कह रहा है डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर, डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे? जानबूझकर नमूनाकरण को किस नामों से भी जाना जाता है? डेलिब्रेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज, डेलिब्रेटली। सोचिए क्या कहना चाहता है, क्या हिडन चीज है इसमें। वेरी नाइस, पर्पजिव और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो वो जानबूझ के इसमें क्या किस पर्पज से करता है, सीधा सीधा लिखा रहना, पर्पजिव एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ में आया इस बात को? डेलिबरेटली, जानबूझकर, कि मैं इस पर्पज से करूंगा, और आपको पता है पर्पजिव है और नॉन प्रोबेबिलिटी है। अरे बोलो भाई, सारे के सारे बोलो। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे, बताओ भाई। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सिद्धांत का उपकरण है? सोचिए, जब हमने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें कौन सी ऐसी टूल है ना? नीचे कांस्टेंट कंपैरिजन, ऑडिटिंग, या फिर डीकंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव, या फिर यूज ऑफ अनक्रिटिकल लैंग्वेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी? ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरी डेवलपमेंट करने की बात होती है तो इसको हम कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, क्या क्या चीजें हो रही है। अरे अनक्रिटिकल लैंग्वेज थोड़ी करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता सुप्रीता दास जी, आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करोगे क्या? राइट ऑप्शन है कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन होता है चीजों का ना, तो इसमें क्या है, ए कांस्टेंट कंपैरिजन इज ए टूल ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। Grounded theory is a qualitative research methodology that aims to develop theories based on data analysis. कोई बात नहीं सुप्रीता जी, हो जाता है। द कॉन्स्टेंट कंपैरिजन इन्वॉल्व, है ना, सिस्टमेटिकली कंपेयरिंग डाटा एंड कोड्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। निरंतर तुलना ग्राउंडेड थ्योरी का उपकरण है। ग्राउंडेड थ्योरी एक गुणात्मक शोध पद्धति है
जिसका उद्देश्य है डेटा विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत विकसित करना है। निरंतर तुलना में पैटर्न, समानता और अंतर की पहचान करने के लिए डेटा और कोड की व्यवस्थित रूप से तुलना करना शामिल है। ठीक है, कांस्टेंट कंपैरिजन। तो अनुराग मिश्रा जी, आप अच्छे से रिवाइज करिए चीजों को, क्योंकि देखो सारे बच्चे मैक्सिमम ठीक कर रहे हैं, ये भी आप सोचो। इट मीन्स आप रिवीजन नहीं कर रहे ढंग से, कहीं ना कहीं तो हम में कोई कमी है। कोई बात नहीं, वो सुधार हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सोच के आंसर किया करो, आप जल्दी मत किया करो, तुक्का बहुत मारते हो आप। चलो कोई बात नहीं, कई बार दिन हो जाता है ऐसा। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए बेसिक पोस्टुलेट विद रिगार्ड टू साइंटिफिक मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में एक बुनियादी सिद्धांत नहीं है? नहीं को पढ़ना मत भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए बेसिक पोस्टुलेट विद रिगार्ड टू साइंटिफिक मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में एक बुनियादी सिद्धांत नहीं है? नहीं है, बोलिए क्या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्या नहीं है? थर्ड ऑप्शन नहीं है, ये कह रहा है इट इज नॉट कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन। यह केवल वस्तुनिष्ठ विचारों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। आपको पता है साइंटिफिक्स तो वस्तुनिष्ठ विचारों के पीछे प्रतिबद्ध है, जबकि ये ऑप्शन कह रहा है प्रतिबद्ध नहीं है, और यही चीज को वो पोस्टुलेट नहीं करता, और तो सब करता है। ये कह रहा है इट्स मेथोडोलॉजी मेड टू ऑल कंसर्न फॉर क्रिटिकल स्क्रूटनी। इसकी कार्य प्रणाली सभी संबंधित पक्षों को आलोचनात्मक जांच के लिए ज्ञात की जाती है। इट यूटिलाइज रेलिवेंट कंसेप्ट। इसको क्यों करोगे? यह प्रासंगिक अवधारणाओं का उपयोग करेगी। जो कंसेप्ट हो गए साइंटिफिक मेथड में, रेलिवेंट ही कंसेप्ट करोगे ना। फोर्थ ऑप्शन, इट एम्स एट फॉर्मुलेटिंग मोस्ट जनरल एग्जाम्स और व्हाट कैन बी टर्म्ड एज साइंटिफिक थ्योरीज। इसका उद्देश्य सबसे मान्य स्वयं सिद्धों या जिनके वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जा सकता है को तैयार करना है। ये भी सब ठीक है, नोट बेसिक पोस्टुलेट है। है ना? तो इट इज नॉट कमिटेड टू ओनली ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन को बेसिकली कंसीडर करता है, ये कह रहे हैं नॉट ओनली। ठीक है, चलो आगे चलें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो। इथिनोग्राफिक रिसर्च के बारे में तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्शंस ऑफ एन इथिनोग्राफिक रिसर्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नरवंश विज्ञान शोधकर्ता के कार्य हैं? इथिनोग्राफिक रिसर्चर के क्या क्या कार्य हैं, ये पूछा गया है। बताइए बताइए बताइए, ये क्वेश्चन तो सबको सही सही करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, बी और सी। पहला ऑप्शन है ए, बी और सी। सेकंड ऑप्शन है ए, सी और डी। थर्ड ऑप्शन है बी, सी और डी। और लास्ट ऑप्शन है सी, डी और ई। पहला ए, बी, सी, दूसरा ए, सी, डी, तीसरा बी, सी, डी, चौथा सी, डी, ई। और इसका राइट आंसर है सेकंड, दैट इज ए, सी और डी। क्या है? ए, सी और डी। आपको पता है इथिनोग्राफिक रिसर्च कैसी रिसर्च होती है? हमने बात की थी। कैसी रिसर्च है? क्वालिटेटिव रिसर्च है, अगर आपको याद है तो। गुणात्मक शोध है, जिसमें किसी कल्चर वगैरह को जानने के लिए साइंस जो रिसर्चर होता है वो उनके बीच रहने लग जाता है और उनकी बातों को सुनता है। तो ही गेट्स इमर्ज इन द सोशल सेटिंग, बिल्कुल वो सामाजिक सेटिंग में उसमें रहने लग जाता है, बिल्कुल ठीक बात है।
वो कह रहा है सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं है, कह रहा है ही अवॉइड कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स अबाउट द मेंबर रिसर्चिंग अपन। अवॉइड क्यों करेगा, एकत्र करने से बचता क्यों है, वो तो करेगा। तो ये हो गया ही ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर, बिल्कुल वह समूह के सदस्यों के व्यवहार को देखता है, ऑब्जर्व करता है साथ रह के, है ना, और वो उनको सुनता है और उनको साथ कन्वर्सेशन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट इसलिए नहीं है, वो कह रहा है ही डजंट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट, क्यों, इंटरव्यू तो करेगा, है ना, अवलोकन भी करेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन भी गलत। तो ए, सी और डी इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलो, तो कैसा लगा आज आपको नए नए क्वेश्चंस के साथ, कैसा लगा बताइए, कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, तो चित्त शांत है, बढ़िया है, आप मजा आया, बहुत खुश हैं, खुश तो बहुत होंगे आप, ठीक है। चलो रिवीजन करते रहिए बहुत बढ़िया से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अपने डेली लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरी बात यह कि कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड भी रहता है, वो कभी भी रिकॉर्डेड अपने जब तक वैलिडिटी है कितनी बार बैच को या क्लासेस को देख सकता है। और आपको कहां ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप है SWMG के नाम से, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।